सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर को अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? पूर्ण भार दक्षता पर डिज़ाइन किया जाता है कि पावर ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस पर क्या लगा होना चाहिए? पूर्ण लोड लगा हुआ होना चाहिए। और वितरण ट्रांसफार्मर को किस आधार पर डिज़ाइन किया जाता है? पूर्ण भार का 50% लोड पर डिज़ाइन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पर किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को, जो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है, उसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? कॉपर हानि के मान को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है और लो हानि को मान को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान पूर्ण भार पर भी शून्य होता है? तो एक ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है वो शून्य। कौन सी हानि होती है? वो होती है घर्षण हानि, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक क्या है? स्थैतिक युक्ति है। क्या है? एक स्थैतिक युक्ति है। इसमें कोई भी घूर्णनीय भाग नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोड की शर्तों के तहत दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? कि दो ट्रांसफार्मर है समान क्षमता के, उसकी दक्षता ज्ञात करने के लिए हमें किस प्रकार का टेस्ट करना चाहिए? तो उसे संपनर टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहते हैं? संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। इस टेस्ट में दो ट्रांसफार्मर एक जो समान क्षमता के होते हैं उन्हें एक दूसरे के बैक टू बैक जोड़ा जाता है और इसमें भी 2 वाट मीटर और 2 वोल्ट मीटर और 2 एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर में घुमाव से अधिक घुमाव होते हैं? कि ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में अधिक टर्न लगे होते हैं? जैसे हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग है। अगर जो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उच्च वोल्टेज घुमावदार। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? कि ट्रांसफार्मर का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भाग नहीं है? तो कंजर्वेटर भी भाग होता है, ब्रीदर भी होता है और बकोल्ज रिले भी भाग होता है ट्रांसफार्मर का। क्या नहीं होता? एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता। इसे उत्तेजक भी कहते हैं हिंदी में। ये कहाँ लगा होता है? अल्टरनेटर या अल्टरनेटर अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर में लगा हुआ होता है। यह एक डीसी शंट जनरेटर होता है। क्या होता है? डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि का मान होता है। तो एक ट्रांसफार्मर क्या है? स्थैतिक युक्ति है। क्या है? एक स्थैतिक युक्ति है। इसमें कोई भी घूर्णनीय क्या नहीं है? भाग नहीं है। घूर्णन करने वाला भाग नहीं है। तो इसकी
घर्षण हानि का मान क्या होगा 0%। इसलिए ही इसकी दक्षता का मान क्या होता है 98%, या इसकी दक्षता सभी प्रकार की मशीनों से क्या होती है उच्च होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 0%। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस माध्यम से जुड़ी हुई होती है? क्या किस माध्यम से जुड़ी हुई होती है? तो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ कितनी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है? एक वाइंडिंग। उसे ही स्टेप अप के रूप में काम में लिया जाता है और उसे ही स्टेप डाउन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग ये है और इसके ही कुछ एंड्स को क्या लिया है सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में काम में लिया गया है। जब ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को पूरा का पूरा प्राथमिक के रूप में लिया जाए और उसी के कुछ एंड्स को सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में लिया जाए, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, अगर उसे पूरा का पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में उपयोग में लिया जाए और उसके कुछ एंड्स को प्राइमरी के रूप में काम में लिया जाए, तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस माध्यम से जुड़ी हुई होती है? विद्युत और चुंबकीय रूप से दोनों से माध्यम से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इनमें धारा की दिशा भी एक होगी, धारा प्रवाह का भी रास्ता एक होगा और चुंबकीय फ्लक्स का भी मार्ग एक होता है। ठीक है, ये तो ऑटो ट्रांसफार्मर के वायरिंग डायग्राम है और ये इसका बाहरी कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। ठीक है, ये जो रोटरी स्विच होता है इसके द्वारा वोल्टेज के मान को कम व ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ है? कि जो दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है और ये हमारा एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है उसकी तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या लाभ है? तो क्या लाभ है? इसमें ताम्र हानि की या तांबे की बचत होती है, क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग होती है और दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग लगाई जाती है, जिससे तांबे की खपत दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होती है और तांबे की बचत एक वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर कौन सा होता है? जो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं उनमें कौन सा कोर उपयोग किया जाता है? तो उनमें एयर कोर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टोन को सब स्टेशन में प्रदान किया जाता है। जो पत्थर होते हैं, स्टोन मतलब यहाँ पर क्या है पत्थर, पत्थरों को एक जीएसएस या विद्युत केंद्र पर स्थापित क्यों किया जाता है? यहाँ पर क्या है ये सब स्टेशन, क्या होता है जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन, जहाँ से विद्युत सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनके आधार भाग में पत्थरों को क्यों रखा जाता है? तो मुख्य कारण क्या होगा? इंसुलेशन प्रदान करने के लिए और ट्रांसफार्मर तेल के रिसाव के दौरान आग से बचने के लिए, और ट्रांसफार्मर के अंदर या फिर जो ट्रांसफार्मर जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर क्या ना उगे, पेड़ पौधे न उगे, खरपतवार न बढ़े, इसलिए
वहाँ पर सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर के जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर किसे रखा जाता है, पत्थरों को रखा जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर का आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। जो ट्रांसफार्मर में कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी प्रकार के कोर उपयोग किए जाते हैं, उनका आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो उनका आकार एक तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और कोर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक है कि ट्रांसफार्मर क्या है, प्रवर्धक नहीं है, गतिज मशीन नहीं है, रोटरी कन्वर्टर नहीं है, तो क्या है कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। ठीक है, जिसमें कोई भी घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो यहाँ पर किसके बीच में संबंध पूछा गया है, टर्नों की संख्या के बारे में संबंध पूछा गया है। एनएस एक ट्रांसफार्मर में किसे दर्शाता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों को दर्शाया जाता है एनएस और एनपी के द्वारा। एनपी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और एनएस मतलब द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाते हैं। यहाँ पर ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा और प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। बकोल्स रिले एक ट्रांसफार्मर में क्या होती है, सुरक्षा युक्ति होती है। क्या होती है, सुरक्षा युक्ति होती है। इसका उपयोग क्या होता है ट्रांसफार्मर में, जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर जो आंतरिक दोष पैदा होता है, क्या होता है, आंतरिक दोष पैदा होता है, तो यह क्या करती है, बुकोल्स रिले अपना अलार्म बजाकर ऑपरेटर को सूचना देती है या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर की सप्लाई को क्या कर देती है, कट कर देती है, जिससे बड़ा फॉल्ट होने से बचा जा सके। तो बकोल्स रिले का उपयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, जो उच्च क्षमता के होते हैं या फिर जिन्हें या हम या कहें जो तेल द्वारा शीतलित होते हैं, उनमें बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, बकोल्स रिले का है। ठीक है, और ये किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, कंजर्वेटर के साथ और मेन टैंक के साथ जुड़ी हुई होती है। ये क्या है, कंजर्वेटर। क्या है ये, कंजर्वेटर। ठीक है, कंजर्वेटर का काम क्या होता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर का तेल अत्यधिक गर्म होता है तो उसे फैलने के लिए, स्थान प्रदान करने के लिए कंजर्वेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है, या हम ये कहें कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चायक ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपचायक, क्या कहते हैं, अपचायक ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है, जो वोल्टेज के मान को भी बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को भी बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की क्या होती है, संख्या ज़्यादा होती है। प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर धारा के मान को घटाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कॉइल में प्राथमिक कॉइल की अपेक्षा क्या होते हैं? टर्नों, यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? टर्नों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी? द्वितीयक कॉइल में प्राथमिक की अपेक्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। और द्वितीयक वाइंडिंग में क्या होगी? टर्नों की संख्या कम होगी। ठीक है, अभी हमने देखा था ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कॉइल में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम टर्न होते हैं। क्या होते हैं? कम टर्न होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी वाइंडिंग होगी? अगर हमें तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इसमें क्या कहा गया है कि हमें 120 वोल्ट वाली वाइंडिंग को प्राइमरी के रूप में और 240 वोल्ट वाली वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में काम में ले रहे हैं। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी? 120 वोल्ट वाली प्राइमरी वाइंडिंग होगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होगी? 240 वोल्ट वाली। ये क्या कर रहा है? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रूपांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण अनुपात। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। या फिर ये कहें कि हम प्राथमिक वाइंडिंग में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी तुलना में जो द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका अनुपात क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा? N2 बटे N1 और V2 बटे V1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। अगर यहाँ पर I1 बटे I2 होता तो हमारा राइट आंसर क्या हो, कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करे तो यह कार्य करता है कि प्राथमिक वाइंडिंग के कुछ अंश को तो पूरा का पूरा लिया गया और प्राइमरी वाइंडिंग के ही कुछ अंश को सेकेंडरी में काम में लिया गया तो यह ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता? जब कुछ अंश को तो प्राइमरी के रूप में काम में लेते और उसे प्राथमिक वाइंडिंग को सेकेंडरी के रूप में काम में लेते तो यह कौन सा कहलाता? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।